चलो आ जाओ, अब ये देख लेते हैं, किसको हम देख लेते हैं, C3 साइकिल को। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता था? अच्छा, C3 साइकिल चलती किन में है? लोअर प्लांट्स में, सब में C3 साइकिल सब में चलती है। लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सब में, सभी में C3 साइकिल चलती है। सब में के लिए C3 साइकिल क्या है? यूनिवर्सल है। कुछ थोड़ी पूंछ आगे जुड़ेगी, थोड़ी पूंछ पीछे जुड़ेगी तो बदल जाएगा फॉर्मेट, मगर सब में होगी C3 साइकिल जरूर। ठीक है, C3 साइकिल होती किन में है? मीजोफिल सेल्स में होती है। सेल्स के भी कहाँ प्रेजेंट होती है? C3 प्लांट्स की बात हो रही है अभी, C4 वालों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हर जगह पर अलग अलग लोकेशन पे होती है। C3 प्लांट्स में जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट में चलती है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से वाले पार्ट में? ग्रेना या स्ट्रोमा? स्ट्रोमा वाले पार्ट में चलती है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास में एक केमिकल होता है जिसका नाम है RUBP। परसों जो हमने पढ़ा था उससे कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी आज। परसों बुक वाला हमने पढ़ लिया था, कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है उसमें जो बुक में नहीं लिखी है, मतलब लिखी भी है नहीं भी लिखी है, कुछ इस तरीके से गोलमोल कर रखा है, कहीं थ्योरी में एक दो शब्द जोड़ दिए हैं, बस हो गया, उतना ही कर रखा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है? RUBP। RUBP का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिस फॉस्फेट। राइबुलोज कितना कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है? 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, 5 कार्बन इसके पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जब ये RUBP रिएक्ट करता है किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये कन्वर्ट होता है एक 6 कार्बन वाले अनस्टेबल कंपाउंड में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कुछ चीज मॉडिफाई करनी है मैंने। तुम लोगों की बुक में CO2 प्लस H2 लिखा है, वो क्यों लिखा है वो समझा देती हूँ मैं, बाकी डिटेल में समझाया नहीं है। अब पीछे C4 वाले में दिखा रखा है एक जगह पर, C3 वाले में दिखाया नहीं है, होता क्यों समझ लो। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो गैसियस फॉर्म में रिएक्ट नहीं करती है RUBP के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है क्योंकि जैसे स्टोमेटा से अंदर आएगी, अंदर आते ही वाटर से रिएक्ट कर जाएगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेट तो है ही हमारे पास में, है ना, तो वो क्या करेगी? CO2 के साथ में वाटर को जोड़ देगी। याद है तुम लोगों ने RBC में पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, याद है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ता है और क्या बना देता है? H2CO3। फिर ये अपने आयंस में टूटता है, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसको वापस भी काय में कन्वर्ट करता है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। तो सेम टू सेम एंजाइम यहाँ पर भी है। ये क्या करेगा? वाटर को ऐड करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तुम्हारी बुक में ऐसे ही लिखा है, CO2 प्लस H2O लिखा है। ये दोनों पहले मिक्स होकर इस कंपाउंड के फॉर्म में आएंगे। ये कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट करने के लिए खटक से CO2 छोड़ेगा और उसमें जुड़ जाएगा। तो वाटर आया और गया, आया गया, तो यूटिलाइज नहीं हो रहा, वाटर यूज हो रहा है, H2CO3 बना रहा है, फिर तुरंत टूट करके CO2 अलग कर दे रहा है, वाटर लग जा रहा है, ताकि वो अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रिएक्शन करवाने के लिए आ सके। कैसे स्टेट में रिएक्शन नहीं हो पा रही है, इसीलिए उसको डिसॉल्व फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में ला रहा है ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक है, इसलिए CO2 प्लस H2O लिखा है, मगर ये वाटर यहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है और फिर वापस आ जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा? एक 6 मेंबर वाला एसिड बन जाएगा, इसको हम कीटो एसिड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कीटो एसिड। 5 कार्बन ऑलरेडी है, एक कार्बन और जुड़ेगा तो इसके पास कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। मगर ये क्या है? अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। इसीलिए हमारी बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया है। मगर क्या किया? देखो 2 एरो बना रखे हैं। कार्बोक्सिलेशन के बाद कितने एरो बनाए हैं? 2 एरो बनाए हैं। वैसे अगर तुमको मैं बता दूं तो ये जो रिएक्शन है जितनी सिंपल दिख रही है इतनी सिंपल नहीं होती है, खतरनाक रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल की, खिचड़ी होती है, मतलब ये समझ लो। इतने बीच में कंपाउंड आते हैं, इतने कंपाउंड आते हैं बीच में, तुम्हें तो 4 भी याद नहीं करने हैं। मैंने खिचड़ी पढ़ी है, उससे भी भयंकर खिचड़ी है ये। तुमने पढ़ी है? पढ़ाई थी सर ने। वो खिचड़ी पढ़ने की बहुत रिक्वायरमेंट है, जितने की रिक्वायरमेंट हो तो मैं पढ़ा दूंगी तुमको। ज्यादा वो सक्सिनाइल को एंजाइम ये वगैरह क्या एक में बीच में सेडोएप्टेन वगैरह बनता है, वो पढ़ा रखा है, सेडोएप्टोज वगैरह। चलो कोई बात नहीं, एरिथ्रोज, सेडोएप्टोज ये सब बनता है, फिर RUMP बनता है, फिर RUMP तो मैंने भी बताया था शायद परसों। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितने की थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ेंगे। तो पहले एक 6 कार्बन वाला कीटो एसिड बनता है, फिर ये कीटो एसिड ब्रेक हो जाता है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये कीटो एसिड ब्रेक हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल क्या बना देता है? 2 मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? PGA का फुल फॉर्म
3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा तो H छोड़ देगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल देंगे। फॉस्फोग्लिसरेट बोले चाहे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोले, बात एक ही है, ठीक है। बस एक में फर्क ये, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O OH, और ग्लिसरेट वाले में ये H छोड़ के चला जाएगा, यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2O POO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और H। स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद की जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में हमने दो चीजें यूज करी थी। एक हमने यूज करा था ATP, दूसरा हमने यूज किया था NADPH। इस रिएक्शन को मैं दो हिस्सों में बांट रही हूं, ठीक है। अब हम एक बार में एक ही का काम करेंगे। सबसे पहले हम काम लेंगे ATP का। किसका काम लेंगे, ATP का। ATP में से हम क्या करेंगे, ATP मतलब एडिनोसिन 3 फॉस्फेट है ना, इसमें से एक फॉस्फेट निकाल देंगे, फॉस्फेट मतलब PO4, ठीक है। एक फॉस्फेट निकाल देंगे और इस पे जोड़ देंगे। इस पे जोड़ेंगे कहां पर, यहां पर, ठीक। और हमारे पास में बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फॉस्फोग्लिसरेट बोल देते हैं, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट जो कहना चाहो तुम्हारी इच्छा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दो वो भी चलेगा। बस अभी तक क्या था, सिर्फ 3 कार्बन पर था, अब किस पर भी आ गया, 1 कार्बन पे। PGA ही लिख देते हैं, चलो BPG भी बोलते हैं, BPG मतलब बिस फॉस्फोग्लिसरेट, BPG शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। या BPGA बोलोगे तो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा, ये ATP काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से ADP में, और फॉस्फेट आकर के किस पे जुड़ जाएगा, चलो हटाई देती, मेरे को मन नहीं कर रहा इसको लगाने का। फॉस्फेट आके किस पे जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब आएगा NADPH2 लिख देते हैं, H+ H पॉजिटिव, लंबा हो जाता है थोड़ा सा। ये कन्वर्ट होगा किसमें, NADP पॉजिटिव में। ये तो आउटकम है, यहां पर बनता क्या है, क्या बनता है, PGAL। क्या बनता है, PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड बनाने के लिए हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है, बताया था मैंने तुमको। यहाँ पर इस पे क्या जुड़ गया है, P जुड़ गया है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए, बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए। इसमें से इस पूरे को हटा देंगे और इसके अलावा इसके बदले क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे, और ये H किससे आ जाएगा, इससे यूज हो जाएगा। NADPH2 क्या H देगा और क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाएगा। फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अपना हेक्सोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएगा, है ना। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाएगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च या सुक्रोज में, स्टोर होना होगा तो स्टार्च, अगर ट्रेवल करना होगा तो सुक्रोज, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। मगर यही काम तो है नहीं, बस हमें क्या भी चाहिए, हमें वापस RUBP भी चाहिए। अच्छा, ये रिएक्शन जो हो रही है, ये वाली रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, रुबिस्को। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, रुबिस्को की प्रेजेंस में हो रही है। और रुबिस्को ना बहुत एकदम खत्म टाइप का एंजाइम है। खत्म टाइप का मतलब इसकी एक्टिविटी बहुत कम है, अच्छे से काम नहीं करता है, एफिशिएंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। एक इंसान है जिसको अगर मैं कुछ लिखने को दूं तो आधे घंटे में 10 पन्ने लिख दे, और एक इंसान है जिसको लिखने को दो आधे घंटे में 2 ही पन्ने लिखे। लिख तो दोनों रहे हैं, मगर एक की जो एफिशिएंसी है वो कम है और दूसरे की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। रुबिस्को की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इसलिए रुबिस्को का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक बच्चा 2 ही पन्ने लिख पा रहा है तो मैं क्या करूँगी, 5 बच्चों को बैठा दूंगी कि लिखो अब 10 पन्ने आधे घंटे में, काम चाहिए मुझे बस, है ना। तो इसकी वजह से हमने रुबिस्को का अमाउंट बढ़ा देते हैं प्लांट में, इसलिए रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट भी बन जाता है। एक तो सब में है, बहुत सारों में है, और जिनमें भी उनमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि काम ही नहीं करता अच्छे से, इसलिए इसके बहुत सारे भाई बहन बना दिए हमने। क्योंकि जितना ज्यादा रुबिस्को होगा उतना ज्यादा डार्क रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो फटाफट हो रही है, लाइट रिएक्शन होते जाएगी, डार्क रिएक्शन होगी ही नहीं। तो फिर हमें NADP से NADPH2 से NADP वापस मिलेगा नहीं कभी, ATP से ADP वापस मिलेगा नहीं कभी। सेल कहाँ लाइट रिएक्शन भी कर पाएगी, उसके बाद में अटक जाएगी ना थोड़े टाइम के बाद। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन जिस स्पीड से चल रही है डार्क रिएक्शन भी उसी स्पीड से चलनी चाहिए। लाइट रिएक्शन में तो ऐसा कोई झोलझाल है नहीं, लेकिन डार्क रिएक्शन में रुबिस्को
थोड़ा कामचोर है, तो इसलिए इसका नंबर बढ़ा देते हैं ताकि काम कर ले अपना आराम से, ठीक है। इसका काम आएगा अभी C4 में थोड़ा समय बाद। तो PGL से क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब इसके कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अच्छा इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने होंगे, 2 मॉलिक्यूल बने होंगे, ठीक। ये फिर कन्वर्ट होगा RUMP में, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। फिर राइबुलोज मोनोफॉस्फेट अगेन ATP यूज करेगा और ATP यूज करके क्या बना देगा, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ATP तो रिजल्ट में बन रहा है रे, बना क्या रहा है वो, राइबुलोज बिसफॉस्फेट बना रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल थे जिनको हमने फॉस्फेट जोड़ना था, 2 मॉलिक्यूल थे, तो ATP कितने यूज होंगे, 2। सेम टू सेम यहाँ पर NADP भी कितने यूज होंगे, ठीक है। अब कुछ बातें आते हैं। मैंने तुम्हें बोला था एक शब्द होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ATP का बनना। अगर मैं ATP के बनने को थोड़ा तोड़ के तुमको समझाऊं तो मैं ATP नहीं बना रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं ADP से ATP बना रही हूं। ATP नहीं बना रही हूं, ADP से ATP बना रही हूं। कैसे बना रही हूं, एक फॉस्फेट को जोड़ करके, यानी कि फॉस्फेट के ऐड होने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट का जुड़ना, और वो किसके साथ होता है, ADP के साथ, और ATP बना देता है। इसलिए हम कॉमनली कह देते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का बनना, मगर एक्चुअल में कहीं पर काइनेज या काइनेसिस वर्ड होगा तो उसका मतलब भी है फॉस्फेट का जुड़ना, काइनेज। जैसे मैंने सुबह बताया था CD की साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, उसका काम भी फॉस्फेट को जोड़ना होता है, ठीक है। तो काइनेज या फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, फॉस्फेट को ऐड करना। तो क्या यहां पर भी इसमें एक फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ ना, तो इसलिए क्या मैं इस वाले स्टेप को फॉस्फोराइलेशन नहीं बोल सकती हूं, बोल सकती हूं, ठीक है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो इसको हमने क्या नाम दिया था, कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम दिया था, कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या नाम दिया था, रिडक्शन। और दोबारा से RUBP बन रहा है तो क्या नाम दिया था, रीजनरेशन। यानी कि बुक में लिखे हैं 3 स्टेप, लेकिन हम एक फॉस्फोराइलेशन को भी बीच में ला सकते हैं। फॉस्फोराइलेशन को हम बीच में क्यों ला सकते हैं, क्योंकि रिटर्न वाले में लिख दिया इसने, रिटर्न वाले में फॉस्फोराइलेशन होता है लिख रखा है, तो इसलिए हम फॉस्फोराइलेशन भी एक स्टेप बना सकते हैं। हालांकि ड्राइंग में हमको भले क्या दिया हो, भले हमको क्या दिया हो ड्राइंग में 3 स्टेप दिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखो, जो हमारे पास में सारे के सारे स्टेप हैं, अकॉर्डिंग टू बुक में 1 2 3 लिख देती हूँ। बुक ने इसको बोला है 1, इसको बोला है 2, और इसको क्या बोला है, 3 बोला है। अब ये तो हो गया 1 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की कहानी। अगर 6 के साथ होगा तो ये साइकिल कितने बार रिपीट होगी, 6 के बार। तो सब कुछ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ATP मल्टीप्लाई 6, ADP मल्टीप्लाई 6। इसके आगे 2 भी होना चाहिए, इसके आगे भी 2 होना चाहिए। ये सब कुछ भी मल्टीप्लाई 6, इसका अमाउंट भी मल्टीप्लाई 6, यानी कि यहाँ पर PgAl कितने बने हैं, 12 में से 2 जाएंगे क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज, ठीक है। और बाकी 10 जाएंगे क्या बनाने के लिए, RUMP। होता क्या है, 3 का यूज करके, 5 इसका यूज करके, हम 5 PgAl का यूज करते हैं, तब जाकर के 3 मॉलिक्यूल RUMP के बनते हैं। हमें 6 बनाने तो हम 10 मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, तो उससे 6 मॉलिक्यूल RUMP के बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। याद रहेगा, समझ में भी आ जाएगा, पक्का, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, बनाओगे फिर, और क्या करोगे, हैं, हाँ हेडिंग डाल लो। बस एक काम कर लेना, ये जो कार्बोक्सिलेशन वगैरह है ये बीच में लिख लेना, जैसे परसों लिखा था ना, लाइन के बीच में। देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन लिख लेना, हाँ। यहाँ पर थोड़ा जगह दे करके रिडक्शन लिख लेना, तिरछा करके लिखना।
वहां पर रीजनरेशन लिख देना, यहाँ पर नहीं, यहाँ कर लो। चलो एक चीज बतानी थी, भूल गई थी। जो कीटो एसिड होता है ना, ऐसा 6 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एसिड है। इसमें इस कोने पर भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इस कोने पर भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कीटो एसिड को हमने ब्रेक करना है, ब्रेक करना है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम वाटर का यूज करके इसको ब्रेक करते हैं, समझ पा रहे हो। वैसे ये 6 कार्बन इस तरीके से होता है, तुमको थोड़ा सा और अगर अच्छे से बता दूं तो यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड O, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है वो यहाँ पर जुड़ा है, जो अलग से कार्बन डाइऑक्साइड आया ना उसमें ये पूरा ये RUBP है। RUBP में ऐसे करके क्या जुड़ रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टे साइड बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, यहाँ पर से ये ब्रेक करता है, ब्रेक करता है और ऊपर वाले को ये 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना देता है, नीचे वाले में भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना देता है। यहाँ पर हो जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड OH, यहाँ साइड भी है डबल बॉन्ड, इस वाले में डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पर क्या तो जोड़ देगा, एक जगह H और एक जगह OH जोड़ देगा, और फिर यहाँ पर से ये 2 कंपाउंड किसके बन जाएंगे, PGAN के, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो ब्रेक डाउन जब होगा तो किसकी वजह से होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल की मदद से होगा। तो 6 बार ब्रेक डाउन होगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। रिजल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल। 6 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6 ही बचेंगे। अच्छा सॉरी समझ गई। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके इसको ब्रेक करेंगे, फिर बाद में हमें वाटर मॉलिक्यूल वापस मिल जाएंगे। कट पुट करेंगे तो लास्ट में एंड रिजल्ट में हमें 6 मिलेगा। ठीक है, समझा दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तब नहीं है, बीच बीच में क्लास छोड़ेगी तो फिर कहाँ समझ में आएगा। केमिस्ट्री के नाम ऐसे ही होते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे नाम भी थोड़ा लॉजिकली नाम है, नेमिंग फॉर्मूला लगाना टफ है, केमिस्ट्री में नाम याद करना टफ है। नाम याद है अब बायो में तो केमिस्ट्री जुड़ती है, तो पूरी याद करना टफ है। चलो अब हम आते हैं C4 साइकिल के ऊपर। किसके ऊपर, C4 साइकिल। इसके बहुत सारे नाम हैं मगर इसका एक ही नाम लिखो तुम, H-Slack पाथवे। हैच और स्लैकनेस को बताया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे हैच स्लैक पाथवे बोलता है। अच्छा, एक इंसान था जिसने C14 वाली रिसर्च करी थी थोड़े टाइम पहले, पढ़ाई थी, जिसने ये बताया था कि डार्क रिएक्शन में जो कार्बन होता है वही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। दिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है, नहीं दिखाया। ऐसा क्यों यार, ये नहीं लिखाया होगा कि किसने दिया था करके। डार्क रिएक्शन में नहीं तो दिखाया आपने, डार्क रिएक्शन में कुछ भी नहीं लिखाया ना अभी। ठीक है ठीक है, किया किसने था बता, पढ़ाया तो था। हाँ, किसने किया था, एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके नाम पर पूरी साइकिल का नाम है, मेल्विन केल्विन ने स्टडी करके बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होता है वो ग्लूकोज बनाने में मदद किया जाता है, उसी से ग्लूकोज बनता है करके। ठीक है, तो एक बार कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, एम्स में आया था कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूं, उसका जो कार्बन हो वो रेडियो एक्टिव हो। अभी मैं C3 साइकिल की बात कर रही हूँ, ठीक है। C3 साइकिल में जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये कार्बन क्या है, रेडियो एक्टिव वाला है। तो जो PGA के मॉलिक्यूल बनेंगे उसके कितने मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव होंगे,
ये था क्वेश्चन। एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो RuBP भी एक ही यूज होगा, RuBP भी एक ही यूज होगा। RuBP में CO2 जुड़ेगा तो 5 तो नॉर्मल ही है, RuBP तो नॉर्मल है ना, सिर्फ एक ही कार्बन जो यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है वही तो रेडियो एक्टिव होगा, और ये इन दोनों में से किसी एक ही मॉलिक्यूल के पास तो जाएगा। यानी कि पीजीए के कितने मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव होंगे? एक मॉलिक्यूल एक साइकिल में। अगर 6 साइकिल हुई तो 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। आंसर में एक भी था ऑप्शन, 2 भी था, लोगों ने 2 टिक कर दिए थे क्योंकि पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 रेडियो एक्टिव होंगे करके, लेकिन बनेगा कितना रेडियो एक्टिव? 1, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, एक ही के पास तो जा सकता है, दोनों मॉलिक्यूल के पास थोड़ी जा पाएगा एक ही कार्बन, एक ही के पास जा पाएगा, इसीलिए रेडियो एक्टिव भी पीजीए का एक ही का 50% बोल सकते। फिर कार्बन कैसे रहेगा फिर वो, ये पता मुझे। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? हाँ लिथियम, तो लिथियम नहीं बन जाएगा कार्बन अगर 2 में टूटेगा तो? एटॉमिक डिवीजन करेंगे ये, मियोसिस नहीं करवाएंगे, माइटोसिस करवाएंगे वो। चलो ठीक है, ये सब कुछ बाद में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हैड्स-लाइक पाथवे। मैंने तुम लोग को मोनोकॉट की लीफ का एनाटॉमी पढ़ाया है, भूल गए होगे लेकिन। मोनोकॉट की लीफ, हाँ, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं बड़ी बड़ी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फूल जैसा भले बना रही हूं मैं, लेकिन नहीं, मीजोफिल तो किनारे और हैं, ये थोड़ी हार्ड होती हैं, बड़ी होती हैं। बंडल शीथ, बंडल वस्कुलर बंडल को कवर करके बैठी है तो बंडल शीथ होंगी ना, क्या बोलते हैं इनको? बंडल शीथ। इसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन कलर की हमारी सेल्स हैं, ये भी ग्रीन ग्रीन ही होती है। हाँ, इसके चारों तरफ और भी ढेर सारी ऐसी सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल्स। इसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी, हाँ यही पूछी थी ना मैं आपसे, मुझे याद आया। इस वाले इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर। क्रेंज, क्रेंज, आपने एन KRENZ, क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी का मतलब हुआ कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ हो। वृत्त को दिखाता है, क्रेंज का मतलब होता है वृत्त। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है कि एक वस्कुलर बंडल है, उसके चारों तरफ कौन अरेंज हो रखा है? बंडल शीथ की सेल्स अरेंज हुई हैं, और फिर उसके चारों तरफ कौन है? मीजोफिल की सेल्स हैं। अब थोड़ा सा ये तुमको बता देती हूँ कि जो बंडल शीथ की सेल्स हैं वो ऑब्वियसली कहाँ है? बीच में है, और मीजोफिल की सेल्स ऊपर और नीचे हैं। ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हाई इंटेंसिटी वाली लाइट में अच्छे से काम कर लेते हैं। क्यों काम कर लेते हैं? क्योंकि इनका जो मेन काम हो रहा होता है वो बंडल शीथ की सेल्स में हो रहा होता है। मीजोफिल की सेल्स जो बाहर से लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो बाहर की इंटेंसिटी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसके आउटकम को अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसका एक डब्बे वाला फोटो बनाऊंगी तो तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये हाई टेम्परेचर वाली लाइट को जी लेते हैं। तो तुमने देखा होगा जहां बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पा रहे हैं, छोटी छोटी घासें उग जाती हैं, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में अडप्ट कर लेते हैं। वाटर को बहुत कम इवेपोरेट करते हैं मोनोकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स के कंपैरिजन में बहुत कम वाटर इवेपोरेट करते हैं। तो ये हार्श कंडीशन में रहने के लिए इन्होंने बोला अगर मेरी एनाटॉमी अलग है, अगर मैं ज्यादा हार्श कंडीशन में जीना चाहता हूं तो फिर मैं C3 साइकिल से काम नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे किसका काम करना पड़ेगा? C4 साइकिल का काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था रुबिस्को कामचोर वाला एंजाइम है। कामचोर वाला एंजाइम होने के साथ साथ थोड़ा दिमाग खराब भी है उसका। क्यों? क्योंकि वो कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है अपने साथ में, ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है अपने साथ में। अब अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा, अरे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजन को जोड़ेगा, अगर दोनों बराबर मिलेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ को झुका हुआ है, मगर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को जोड़ लेगा। ठीक है, तो अगर हम उससे बोलेंगे कि तू फोटोसिंथेसिस एफिशिएंटली कर ले, तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी एक तो स्लो है वो, दूसरा अगर ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा हो गया सेल्स के अंदर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ेगा अपने साथ में, ऑलरेडी वैसे ही कामचोर है, ऑक्सीजन बढ़ गया तो और ही मौका मिल गया उसको कि और काम नहीं करेगा फिर वो,
फिर वो कार्बोक्सिलेशन नहीं करवा पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये एफिशिएंट नहीं हो रहा है, काम चल रहा है मगर मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी घट रही है प्लांट की। एफिशिएंसी घटेगी तो प्लांट क्या करेगा, इवॉल्व करेगा अपने आप को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। तो उसने कहा मैं और एफिशिएंट बनूंगा और अब मैं कुछ नई प्रोसेसेस को स्टार्ट करूंगा, और वो प्रोसेसेस किसके अंदर आएंगी, C4 साइकिल के अंदर। ये एनाटॉमी समझ में आ गई, कैसे अरेंजमेंट होता है बंडल शीट और मेसोफिल। डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पढ़ चुके हैं एनाटॉमी के अंदर में, बहुत ज्यादा पढ़ाने की इसको जरूरत है कि नहीं। ठीक है, डायरेक्टली C4 के ऊपर चलते हैं। ये शब्द था क्रेन्स एनाटॉमी, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तुमको दिखा दिया जाए, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसे ज्यादा चीजें नहीं। ठीक है, सीधे हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। एक को हम बना देते हैं मीजोफिल सेल। है सुन लिए पहले पूछने के लिए है करना वो उन्होंने मैंने तो सुना, सही सुना, पर हमने सही बोला, आपने जो सुना वो सही बोल सुना, वही बोला मैंने, वही कहना चाहते थे हम। बोल, तुम्हारे बुक में यही ड्राइंग ऐसे लंबे करके है, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वो ऐसा ही बना दूं, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे बना दूं, ये ऐसे में समझ जाओगे, दिक्कत तो नहीं होगी ना कोई। ठीक है, तो हमारे पास में बाहर एटमॉस्फेयर में कौन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था जब अंदर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आएगा, HCO3 नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की ही प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो वाटर आया वाटर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड है, अब हम C4 साइकिल पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें थोड़ी सी नई होने वाली हैं। हमारे पास में दो सेल हैं, एक सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। मुझे बताओ, जो बंडल शीट है वो तो सेंटर में है, बाहर की तरफ को मीसोफिल्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिलेगी, मीसोफिल्स को। बंडल शीट तो बीच में है ना, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी मीसोफिल्स को ही मिलेगी, ऑक्सीजन भी किसको मिलेगी, मीसोफिल्स को ही मिलेगी। तो बाहर से क्या किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ी, लाइट रिएक्शन वगैरह सब होनी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, एक प्लास्टिड नाम का ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, ये कौन सी सेल है हमारी, मीसोफिल सेल। ठीक, ये सेल है हमारी बंडल शीथ सेल। उसके बाद भी प्लास्टिड होगा तो इसके बाद भी प्लास्टिड होगा, प्लांट सेल तो ये भी है। याद रखना बंडल शीथ सेल में तो प्लास्टिड और ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है बंडल शीथ सेल में इन कंपैरिजन विद मीसोफिल। ठीक है, अब लेकिन एक फर्क है, हमारे पास में जो भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर में दो टाइप के लैमिला होते हैं, एक ग्रेना लैमिला और एक स्ट्रोमा लैमिला। ये जो हमारे पास मीसोफिल सेल्स हैं, इनके पास ग्रेना लैमिला भी हैं और स्ट्रोमा लैमिला भी है। इसका मतलब यहाँ ऐसे ग्रेना भी स्टैक्ड हैं और साथ साथ कौन भी है, स्ट्रोमा भी है। ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों हैं। हमें पता है ग्रेना वाले में कौन कौन हो सकता है, PS1 और PS2 दोनों हो सकता है, क्योंकि PS1 तो अप्रेस्ड पार्ट में होता है और PS2 नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होता है। और हमारे पास में नहीं, उल्टा नहीं हो गया, नहीं उल्टा हो गया शायद ये, हाँ, नॉन अप्रेस्ड पार्ट में PS1 जो एक्सपोज्ड होता है सनलाइट की तरफ को, उसमें होता है PS1, और जो एक्सपोज्ड नहीं होता उसमें क्या होता है, PS2 अप्रेस्ड पार्ट में। ठीक, ये वाला तो पूरा का पूरा नॉन अप्रेस्ड ही है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या क्या होगा, PS1 होगा। यहाँ पर PS1 PS2 दोनों है, इसमें PS1 है, लाइट रिएक्शन पूरी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। PS1 होगा तो वाटर ब्रेक करेगा, वाटर ब्रेक करेगा तो प्रोटॉन मिलेंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, और साथ ही साथ ATP बनेगी, NADPH2 भी बनेगा। पूरा रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा है पूरा का पूरा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों। ठीक है, नॉन साइक्लिक वाला इनमें, साइक्लिक वाला इसमें, चलेगा इतनी बात। मगर जो हमारे बंडल शीट सेल होती हैं, इनके पास खाली स्ट्रोमा लैमिला होते हैं, ग्रेना होते ही नहीं है, खाली स्ट्रोमा लैमिला। क्लोरोप्लास्ट तो बहुत सारे हैं मगर उनके अंदर लैमिला खाली कौन है, स्ट्रोमा लैमिला। सिर्फ स्ट्रोमा लैमिला मतलब ओनली PS1 मतलब वाटर का ब्रेकिंग नहीं होगा, वाटर का ब्रेकिंग नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन कभी निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गया। अब सुनो, दो एंजाइम हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। एक एंजाइम है रुबिस्को जो हम जानते हैं सब में होता है, दूसरा एंजाइम है पेप्केज। ठीक है,
एक एंजाइम है रुबिस्को और दूसरा एंजाइम कौन है? पेप्केज। भी सुना था मैंने। पेप्केज एंजाइम पीईपी को कार्बोक्सिलेशन करेगा, पीईपी का, तो पेप्केज एंजाइम है वो, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, पेप्केज भी है, लेकिन पेप्केज को फर्क ही नहीं पड़ता ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। पेप्केज बोल रहा हो ऑक्सीजन तो भी मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज दोनों है। सी से कार्बोक्सिलेज, ओ से ऑक्सीजनेज। जो ज्यादा होगा उससे जाकर के जुड़ेगा, उसके साथ में रिएक्शन करवाएगा, लेकिन इसके साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो सिर्फ कार्बोक्सिलेज है। तो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, ये हमेशा किसके साथ जोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जोड़ेगा। तो ये क्या करेगा? पीईपी को जोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और फर्दर कंपाउंड बना देगा। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, फिर फर्दर बनते रहता है, ठीक है। इतना ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन यहां रिलीज हो रही है। क्या यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यहाँ। वाटर ब्रेक नहीं करा तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी? जितनी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आएगी इसके पास में, वो इसके फंक्शनिंग को चलाने के लिए आएगी। वो इतनी ज्यादा तो नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ मतलब रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन कभी मिल ही नहीं पाएगी रिएक्शन करने के लिए, तो रुबिस्को की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। एक आदमी था, एक दोस्त मिला उसके यहाँ चल जाता, दूसरा दोस्त मिला उसके यहाँ चल जाता था, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ चले गया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो काम करवाना चाहता है वो तो रुक जाएगा ना। ऑक्सीजन के साथ जाकर के भी ग्लूकोज बना लेगा ये, मगर फिर थोड़ा सा दिक्कत देगा, एटीपी ज्यादा खर्च होगा, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम, ठीक है। मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि एक काम करो, ऑक्सीजन का झंझट ही खत्म, ऑक्सीजन को हम रहने ही नहीं देंगे। तो हमने रुबिस्को वाली जो साइकिल करानी, रुबिस्को वाली साइकिल मतलब C3 साइकिल। C3 साइकिल हम कराएंगे कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जहां ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं इसको कभी। रुबिस्को होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन इसको कभी मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो कहां से जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही जुड़ेगा और हमेशा C3 साइकिल होगी, बड़ा मजे से होगी, कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है, ठीक है। इसलिए C4 प्लांट्स आर मोर एडवांस्ड, क्योंकि उन्होंने रुबिस्को को बांध दिया कि तो ऑक्सीजन के साथ जाता था तो गड़बड़ करता था, इससे बड़े तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। कितना अच्छा तरीका है, सब कुछ रोक दिया इन्होंने, जितनी भी दिक्कत हो रही थी वो सब रोक दी। चलेगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है रिएक्शन के अंदर में। सबसे पहले हमारे पास में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं पी, एक काम करते हैं यहां पर से बोलते हैं पीईपी। क्या नाम है इसका? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या नाम है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इस कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके बन जाता है OAA। OAA क्या है? ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। इसके पास में कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसके पास में कितना कार्बन? 1 कार्बन। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के पास में कितना कार्बन? 4 कार्बन। इसका बैलेंसिंग ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इन्होंने, ठीक है। यहां पर वो 1 से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। एक मॉलिक्यूल पीपी, एक मॉलिक्यूल OA, काम चल जाएगा। अब ये ऑक्सैलो एसिडिक एसिड जाएगा प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के अंदर जा करके ये बदल जाएगा एक एसिड में, जिस एसिड को हम बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या नाम है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। यहां मैलिक एसिड बनाते समय पर यूज होगा NADPH2 और बन जाएगा NADP+, ठीक है। बुक में लिखा है कि कुछ प्लांट्स में मैलिक एसिड बनता है और कुछ प्लांट्स में एस्पार्टिक एसिड बनता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या बनेगा, इसको यहां लिख देती हूं एक मिनट, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड प्लास्टिड के अंदर नहीं बनता, भारी बन जाता है, उसके लिए प्लास्टिड के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो साइटोप्लाज्म में बन जाता है एस्पार्टिक। दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, या तो मैलिक एसिड ही बनेगा तो एस्पार्टिक एसिड ही बनेगा, दोनों एक साथ नहीं बनेंगे। फिर ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए बगल वाले प्लांट में आएंगे। अच्छा, मैलिक एसिड कितने कार्बन वाला है? भी 4 कार्बन वाला है।
एस्पार्टिक एसिड भी 4 कार्बन वाला है, ठीक है। ये होते हुए कहां से आ गए, प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए आ गए बगल की सेल में। रूबिस को मिटा देते हैं हम। कहां पहुंच गई ये, बंडल शीथ सेल में। कौन पहुंच गया, मैलिक एसिड। बंडल शीथ सेल में ये मैलिक एसिड ब्रेक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुविक एसिड में। कैसे बताएं, कैसे बताएं तो तुझको चाहे यारा बता ना पाए। चलो, काय में कन्वर्ट हो गया, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ अब देखो जो मैलिक एसिड है ये है 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक। पाइरुविक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि इसने 1 कार्बन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये क्या करेगा, यहां से 1 कार्बन निकल जाएगा इसका, ठीक है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। साथ ही साथ NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक खर्च हुआ एक बन गया, बराबर हिसाब, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले जाएगा, प्लास्टिड के अंदर, और प्लास्टिड के अंदर जाकर के कौन सी साइकिल करेगा अपनी बड़ी मजे से, C3 साइकिल। इसको तो कोई दिक्कत नहीं ना C3 साइकिल करने में, क्योंकि रूबिस्को वगैरह सब है यहाँ पर सारा काम होगा। C3 साइकिल अपनी चलते रहेगी। यहाँ पर क्या भी हो गया हमारा, NADP जो यूज हुआ था वही बन भी गया, तो NADP की रिक्वायरमेंट भी चेंज नहीं हुई। 12 C3 में भी चाहिए थे, 12 यहाँ भी चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहिए कितने हैं 13, लेकिन एक निकल भी जा रहा है, तो 12 बैलेंस हो गया वो, ठीक है। अब बात आती है पाइरुविक एसिड की, क्योंकि ये भी एक C4 साइकिल है। साइकिल है मतलब यहाँ पर वापस PEP पे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसा अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास में। हमने वापस से इसको PEP में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो PEP का क्या होगा, रीजनरेशन। क्या होगा, रीजनरेशन, ठीक है। तो ये पाइरुविक एसिड अब फिर प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए कहां वापस आ जाएगा, अपने मीजोफिल सेल में। पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट कह सकते हैं हम इसका, ठीक। पाइरुविक एसिड में हम 2 फॉस्फेट जोड़ देंगे, एक एंजाइम है इसकी मदद से, PPDK, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज। काइनेज मतलब फॉस्फेट जोड़ने वाला, ठीक है। तो हमारे पास में 3 C हैं ऐसे, C हमने यहाँ पर भी P जोड़ देना, यहाँ पर भी P जोड़ देना, बन जाएगा फॉस्फोइनोपाइरुवेट। समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों ने क्या करना है, वापस से PEP को रीजनरेट करा देना है। कहां पर रीजनरेट होगा, मेसोफिल सेल्स में। बस एक ही दिक्कत है, अभी तक की सारी साइकिल बढ़िया चल रही है। जितना NADP पहले चाहिए था उतना ही NADP अभी भी चाहिए था। ATP यहाँ पर यूज होते जितने यूज होते हैं, है ना। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या होगी, जब हम पाइरुविक एसिड से PEP बनाते हैं तो यहाँ पर हमें फॉस्फेट चाहिए। एंजाइम से क्या होगा, फॉस्फेट भी तो चाहिए जो इसमें चिपकाए जा सके। पाइरुविक एसिड में हमने क्या चिपकाने, 2 फॉस्फेट चिपकाने। वो फॉस्फेट किससे मिलेंगे, ATP से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल 2 ATP खर्च होकर के क्या काय में बदल जाएंगे, ADP में। और इसके फॉस्फेट पकड़ के किस पे जोड़ दिया जाएगा, पाइरुविक एसिड पर, और क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो बाकी सब ठीक चल रहा था अभी तक, सिर्फ इसको छोड़ करके। ये एक बार हुआ साइकिल। ऐसी साइकिल कितनी बार करवानी पड़ेगी हमने, 6 बार। तो यानी कि ये सब कुछ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6। मल्टीप्लाइड बाई 6 लास्ट में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर शुरू से मैं 6 × 6 × करके चलूंगी तो उतना याद करना पड़ेगा तुमको। इससे बढ़िया लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, बराबर ही मल्टीप्लाई होंगे सब। यहाँ पर भी सब कुछ मल्टीप्लाइड बाई 6, यहाँ पर भी 6 यूज होंगे 6 बनेंगे, 6 यूज होंगे 6 बनेंगे, तो बैलेंस हो गया है, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गए, C3 साइकिल में, और C3 साइकिल में ग्लूकोज भी बन जाएगा और RUBP वापस भी रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। C3 साइकिल पूरी सेम टू सेम। पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने, 6 मॉलिक्यूल बने। 6 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के कन्वर्ट होंगे 6 मॉलिक्यूल PEP में। तो यहाँ पर 2 के बदले कितने यूज होंगे, 12 यूज होंगे। 2 के बदले 12, 6 टाइम्स ना 12। पहले C3 में कितने यूज हो रहे हैं ATP बताओ, C3 साइकिल में कितने ATP यूज होते हैं, 18 ATP। इस वाली में एडिशनल कितने यूज हो गए, 12 ATP रीजनरेशन में। तो टोटल कितने खर्च हुए, 30 ATP। NADP
6 यूज हो रहे थे, 6 बन गए तो बैलेंस। NADP अभी भी कितने ही चाहिए, 12 ही चाहिए। तो यहां पर 12 AT के मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे, ज्यादा खर्च होते हैं, मगर इसके थोड़े फायदे भी हैं, इसीलिए अडॉप्ट कर लिया प्लांट ने। बोला ATP अपने आप खर्च होता है, थोड़ा बहुत चलेगा, मगर मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि अब रुबिस्को का झंझट नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ेगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन पकड़ेगा वाला। इन्होंने बोला पेप्केज लाऊंगा, सब पकड़ लेगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, पेप्केज। ये है हमारी कौन सी साइकिल, C4 साइकिल, याद रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, रीजेनरेशन। यहां पर क्या क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजेनरेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन कितने बार होता है, 2 बार। एक बार मीसोफिल सेल में, दूसरी बार बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट। याद रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे, उतार लो फिर इसको।